अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपकी टीचर मिसेस फौजिया तबस्सुम कामरान आज के लेक्चर के साथ। कल हमने आलात एतबार यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट मनी पढ़ा था। ठीक है, उनके हमने ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे। मिसाल के तौर पर हमने किताबी हिसाब पढ़ा था। ठीक है, चेक्स की मुख्तलिफ़ सूरतें पढ़ी थी, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, ड्राफ्ट्स पढ़े थे। आज जो हमने इसका दूसरा पार्ट पढ़ना है वो है हमारे पास मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट मनी एंड ट्रांसफ़र ऑफ मनी। ठीक है जी। अब इसमें जो हमने आज पढ़ना है उसका ताल्लुक़ हमारी जिन चीज़ों से है वो सबसे पहले हमारे पास इसमें क्रेडिट कार्ड्स आ जाते हैं जी। क्रेडिट कार्ड्स जो है इसे हम प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। ठीक है, ये जो प्लास्टिक मनी होते हैं इनमें एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, जिस तरह के वो बैंक के साथ उसका ताल्लुक़ होता है और वो काम करती है, जो कि कंपनी की तरफ से ही, बैंक या किसी कंपनी की तरफ से उसको जारी किया जाता है। ठीक है, इससे हम अशिया व खिदमत की ख़रीदारी भी कर सकते हैं। इस कार्ड के होते हुए, क्रेडिट कार्ड्स के होते हुए हमें ज़र नक़द की ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी जेब में कैश रखें। हमें अपने पास कैश रखने की ज़रूरत नहीं है, हम क्रेडिट कार्ड से ही जो है वो अपनी जो है चीज़ें ख़रीद लेते हैं और अदायगी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब क्रेडिट कार्ड को हासिल करने के लिए जो कस्टमर होता है उसको किसी भी बैंक या कंपनी का जिसका वो क्रेडिट कार्ड लेना चाह रहा है उसमें उसका अकाउंट होना लाजमी है। ठीक है जी। अब क्रेडिट कार्ड में एक ख़ास अमाउंट होती है कि जी वो इतनी हद तक आप उधार ले सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा उसमें उधार लेंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा। मिसाल के तौर पे 50,000, 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, यानी कि जितना आपके अकाउंट में आपकी फिजिबिलिटी है, जितनी आपका अकाउंट स्ट्रॉन्ग है, उसी हिसाब से वो आपको अदायगी जो है वो आप उतने ही पैसों की अदायगी जो है वो कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि पहले से आपके अकाउंट में पैसे हों, हाँ, लेकिन जब आप उतनी हद तक की ख़रीदारी कर लेंगे, पेमेंट्स कर देंगे लोगों को कि जितनी की उसकी लिमिट है, उसके बाद आपको वहाँ पर अपने अकाउंट में पैसे वापस जमा कराने होंगे ताकि आपका क्रेडिट कार्ड चलता रहे। ठीक है जी। इसमें से ये है कि जो स्टोर्स कार्ड्स लेते हैं, देते हैं, उससे आप ये कह लें कि उसे जो है फ़ीस ली जाती है। अब ये कि इसका जो सारा सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी फ़ीचर्स होते हैं इसके, ताकि ये ना हो कि फ़ंड्स जो हैं वो धोखे से कोई और इस्तेमाल कर ले। लेकिन आप देख लें कि अभी भी हैक करने वाले लोग ये सब चीज़ें हैक कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इसके सिक्योरिटी फ़ीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखे जाते हैं। ठीक है, ताकि कोई धोखा ना हो सके। दूसरी बात हमारे पास फिर एटीएम कार्ड की आ जाती है। हाँ जी, जो एटीएम कार्ड है उसको हम ऑटोमेटिक टेलर मशीन का नाम देते हैं, इसका मुखफ़्फ़ एटीएम रखा गया है। ठीक है जी। एटीएम कार्ड्स भी प्लास्टिक मनी में शुमार होते हैं और ये भी एटीएम जो सर्विस है वो आप अपने अकाउंट में से रकम निकलवाते हैं। बाज़ औक़ात ये मल्टी अकाउंट्स जो ब्रांचेस अकाउंट्स हैं उसमें भी काम करता है। मिसाल के तौर पर आप किसी और की ब्रांच में से जाकर भी अपने अकाउंट में से रकम निकलवा सकते हैं। ठीक है जी। इसमें यह कि आप इसमें यूटिलिटी बिल्स किसी को अदायगी करना, उसी ब्रांच में पैसे जमा करना, निकालना, या किसी और ब्रांच में अपने फ़ंड को ट्रांसफ़र करना, तो ये सब कुछ शामिल होता है। एटीएम में जो है वो जो कस्टमर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हद मुकर्रर होती है। वो अपने अकाउंट में से सिर्फ बैलेंस के मुताबिक रकम निकलवा सकता है। अगर फ़र्ज़ करें आपके अकाउंट में 50,000 की रकम मौजूद है, तो जो रकम रोज़ाना की बुनियाद पे आप निकाल सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगर 25,000 आपको रोज़ निकालने की इजाज़त है तो आप 50,000 को एक दिन 25,000 और अगले दिन फिर 25,000 निकलवा सकते हैं। उसके बाद क्योंकि आपका अकाउंट खाली हो जाएगा तो आपको पैसे मज़ीद नहीं मिलेंगे। हाँ, ये है कि फिर आप अपने अकाउंट में पैसे आपके हों तो फिर आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ऑनलाइन बैंकिंग आ जाती है। ऑनलाइन बैंकिंग जो है ये हमारे पास रोज़ाना का लेन देन जो है वो, मतलब अकाउंट से हम रकम ट्रांसफ़र करना, बैलेंस मालूम करना, बिलों की अदायगी करना, कर्ज़े लेना, कर्ज़े अदा करना,
अपने अकाउंट्स को इंटरनेट के ज़रिए जो है वो हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें ये फ़ायदा है कि इसमें जो हमारे पास पेपर ब्रांड है उसकी और वक्त के इस्तेमाल की जो है ना, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ना ही हमें पेपर ब्रांड्स जो है वो इतने इस्तेमाल करने पड़ते हैं। हिसाब किताब जो है वो कंप्यूटराइज्ड होता है। ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल वैल्यू एडिड इंस्ट्रूमेंट्स है, क्योंकि इसमें आपके जो है वो एक तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता, आप अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं या करवा सकते हैं, और आप अपने अकाउंट से मुताल्लिक हर तरह की मालूमात भी ले सकते हैं। इसके जो फ़ायदे हैं, उन फ़ायदों में सबसे पहले ये है कि ये तो रवायती बैंकारी से हट जाता है, यानी कि सहूलत है, कन्वीनियंस है कि ऑनलाइन बैंकिंग कभी भी बंद नहीं होती। बैंक्स जो हैं वो तो ज़ाहिर है अपने टाइम पे बंद हो जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ जो है वो आपके एक माउस क्लिक पे मौजूद होता है और आप आराम से कर लेते हैं। फिर ट्रांजैक्शन स्पीड इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें टाइम इतना किल नहीं होता। फिर ज़्यादा बेहतर और मुनज़्ज़म तरीके से जो बैंक्स हैं वो लेन देन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एक ही सर्विस साइट से तमाम बैंक अकाउंट्स तक हम पहुंच सकते हैं। इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, इंतज़ाम जो है वो आसान है। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस है। इसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है कि इसमें जो है हम अपनी तमाम ऑनलाइन साइट्स के साथ जो है वो सोफिस्टिकेटेड टूल्स के तौर पे इस्तेमाल होती है। हम अकाउंट एग्रीगेशन कर सकते हैं, रेट ऑल्टर्स कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो मैनेजिंग प्रोग्राम भी हम कर सकते हैं। ये इसका मतलब ये है कि अपने तमाम अकाउंट्स को हम एक जगह पे देख सकते हैं और तमाम असासों को हम मौसर तौर पे, जितने भी हमारे पास बैंक्स में अकाउंट्स हैं, चीज़ें हैं, जितने हमारे पास पैसे रखे हुए हैं, हम उनको एक मौसर तौर पर उसका इंतज़ाम कर सकते हैं और उसको चेक भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास मनी ट्रांसफ़र, मेल ट्रांसफ़र जो है वो आ जाता है एमटी। मेल ट्रांसफ़र जो है वो इसके लिए कोई ख़ास टूल नहीं होता, बल्कि इससे बैंक को दरख्वास्त दी जाती है कि जी ये मेरी रकम जो है फ़लाँ अकाउंट से फ़लाँ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाए। उसका जो बैंक्स हैं वो अपने कुछ कवायद और ज़वाबित के तहत, जो कि उन्होंने उसके मुतालिक तय किए हुए होते हैं, उनको इस्तेमाल करती है और उसके मुताबिक उनमें पैसे जो हैं या फ़ंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर देती है। लेकिन ज़्यादातर ये जो ट्रांसफ़र होते हैं बैंक अपने कामों के लिए इस्तेमाल करती है। बहुत कम ऐसा होता है कि इसे कस्टमर्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद हमारे पास अगला जो इंस्ट्रूमेंट्स आ जाता है वो है टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र जैसे हम ड्राफ्ट सेक्शन के इजरा वाले रजिस्टर में दर्ज होती हैं ना, इसी तरह हर एक का अपना अपना एक सीरियल नंबर होता है, जिसको कि हम टीटी एडवाइस का नाम देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर टीटी दर्ज किया गया होता है। टीटी ऑर्डर्स की जो अदायगी होती है वो अपने जो बेनिफिशर्स होते हैं उनको फ़ौरन कर दी जाती है। कि मिसाल के तौर पर मैं टीटी लेके जाऊंगी तो मुझे फ़ौरन से उसकी रकम जो है वो जितनी रकम उस पर लिखी हुई होगी वो मुझे अदा कर दी जाएगी। और ये मैसेजेस के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह आता है। वो मैसेज मुझे आता है और बैंक को भी आता है, और बैंक फिर उस मैसेज के मुताबिक, उस कोड के मुताबिक हमें वो रकम जो है वो मुहैया कर देते हैं। और हर ब्रांच जो है उसके अपने मखसूस कोड्स होते हैं। ठीक है ना, ये नहीं होता कि एक ही कोड से आप हर जगह पे जाके और रकम निकाल सकें। एक मखसूस हर ब्रांच का एक कोड होगा जिसके ज़रिए आप रकम की अदायगी, मुंतकली जो भी है वो बड़ी महफूज समझी जाती है। ठीक है जी, आज का हमारा टॉपिक उम्मीद है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से, इसे बार बार पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अच्छा जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम फिर दोबारा से बात करेंगे।